जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति को लेकर चलते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी जो नए हैं उन तमाम विद्यार्थियों को कहेंगे कि वीडियो के अंत तक बने रहें और आनंद उठाइए क्लास का। देखिए आपको समझ में आएगा कि नहीं, है ना। इन सारी बातों को हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है समझना, है ना। और इस चैप्टर से बहुत अच्छे मार्क्स पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि अगर त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों मिलाकर पढ़ लिया जाए तो लगभग आपका 35 नंबर के आसपास नंबर आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। और अगर सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ाया जाए तो आपको 25 से 30 अंक बीच में रेंज में, कभी 26 कभी 24 ऐसा भी मिलता है आपको देखने के लिए, और मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं कि आप मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ या क्या है नहीं है ना। क्योंकि पहले के समय में कुछ और पूछने का प्रोसेस था, अब कुछ और बातें हैं। तो क्लास को शुरू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बातों को समझिएगा। आपको लिखने का बहुत वक्त मिलेगा। कुछ चीज़ें लगेगा कि जो ज़्यादा लिखने का है मैं पहले लिख दूंगा बोर्ड पे, ताकि सभी बच्चों को समय की बचत हो। क्योंकि देखिए आप बहुत प्रेम से हमसे जुड़े हैं तो हम आपका समय बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, शायद इतना कीमती जो आप भी अंदाज नहीं लगा सकते हैं कितना कीमती हो सकता है आपका समय, है ना। तो इस क्लास को शुरू करेंगे, पूरा अंतिम तक आपको जुड़े रहना है, बनना है, बढ़िया से देखना है आपको कि क्या मैं सीख पाता हूँ कि नहीं। और एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना, इस बात को आप ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, एक दिन जरूर सीख पाओगे, लेकिन अगर रोज प्रत्येक दिन अगर आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब, ठीक है। जो भाई नए हैं उन्हें भी कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप सदस्य बने, जुड़े, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। और तमाम उन विद्यार्थियों के पास वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके, है ना। क्योंकि शिक्षा बांटने से बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त होती है। तो आप भी एक अच्छा पुण्य का काम करेंगे अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट के पास भेजेंगे तो, ओके ना। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी गप के। और बहुत सारी इसमें बातों को सीखना है हम लोग को। और ये त्रिकोणमिति लगभग 20 दिन का क्लास चलेगा और इन 20 दिनों में बहुत हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कुछ लड़के पूछ रहे थे किस किताब से पढ़ाइएगा, तो मैंने पहले ही बता रखा था, सरल गणित स्टूडेंट फ्रेंड्स आप रखिए अपने पास, हम यहाँ से सॉल्यूशन कराएंगे, आप भी बहुत अच्छी सीखिएगा। देखिए सॉल्यूशन नहीं करने हैं, हमसे पहले एक चैप्टर पढ़ के देख लो, आपको लगेगा कि कुछ सीखें, मतलब बहुत बेहतर तरीके से सीखें, ठीक है ना। तो हर चीज़ों को सीखने के लिए एकदम शालीनता बहुत जरूरी है, और जब तक आपके अंदर ये नहीं है तो फिर आप बेकार है, पढ़ नहीं सकते हैं फिर बढ़िया से। तो चलिए शुरू करता हूं और समझने का प्रयास करिएगा कि आज मैं त्रिकोणमिति शुरू किया हूं बहुत सोच समझ करके, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बच्चे इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी रहते हैं। तो आइए देखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। आप भी हेडिंग दीजिएगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री, ये आपका 8वां नंबर चैप्टर है। अगर आप किताब के हिसाब से चलेंगे ना तो ये आपका 8वां नंबर चैप्टर है। और अगर त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो आपको परीक्षा में लगभग 25 से 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब पहले क्या होता था उसे छोड़िए, है ना। पहले के पैटर्न एग्जाम में कुछ अलग थे, अब बहुत बदल चुका है ना। देश बदल रहा है तो पैटर्न नहीं बदलेगा, है ना। तो देखिए 25 से 30 नंबर पूछता है तो आपको इस पर कभी ध्यान नहीं देना कि 25 से 30 नंबर पूछता है। आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 25 से 30 नंबर अगर पूछता है तो क्या 25 से 30 नंबर आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये सबसे ज्यादा मायने वाली बातें हैं, है ना। तो चलिए शुरू करता हूं क्लास को। तो सबसे पहले लेक्चर बहुत जरूरी है, आपको थ्योरी भी बहुत जरूरी है। जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे मजा नहीं आएगा, है ना। तो जानिएगा, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, पहले बातों को सीख लीजिए, उसके बाद फिर मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। त्रिकोणमिति आप परिभाषा के नाम से जानते होंगे कि त्रि मने तीन, कोण मने कोण, मिति मने माप, अर्थात तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। तो आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्री एक जो शब्द है जो मैंने यहां पर लिखा है ट्रिगोनोमेट्री, यह एक ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो इसका मतलब समझना आपको कि ट्री मने तीन, अगोनो मने कोण, मीटर मने माप होता है, ठीक है। तो यही है तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति भी कहते हैं। आपको ये सब बातों को तो समझना है ही,
है ना। सबसे पहले त्रिकोणमिति का खोज मिस्र में और बेबीलोनिया नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन वहां पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, उसकी प्रचलन हुई थी। सबसे पहले त्रिकोणमिति के खोज का प्रयास पाइथागोरस किए, और पाइथागोरस ने प्रयास तो किए, लेकिन केवल उन्होंने भुजाओं के बारे में, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बारे में उन्होंने समझाया। केवल उन्होंने एक संबंध बतलाया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन त्रिकोणमिति क्या कहता है, जरा ध्यान सुनिएगा कि रियलिटी परिभाषा अगर कोई पूछे कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का परिभाषा होता है कि गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को बतलाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन पाइथागोरस ने केवल भुजाओं के बारे में संबंध बतलाया, इसलिए पाइथागोरस ने सबसे पहला प्रयास किए, लेकिन पाइथागोरस को पिता नहीं कहा गया, जनक नहीं कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है ना। कहीं कहीं किताब में देखिएगा तो हिपोर्कस भी लिखता है, तो वो अपना अपना है ना। तो ये 140 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने त्रिकोणमिति का दोष रहित खोज किया, इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हम किसे कहते हैं, हिपार्कस को कहते हैं। और त्रिकोणमिति में बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको सीखना है। कुछ कुछ बातों को आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ों को आप लिखते चलेंगे, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑफलाइन में थोड़ी ना कि बर्दाश्त कर पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि देखेंगे तो कहेंगे चलो रहने दो, बढ़ा बढ़ा के देख लेंगे। बिल्कुल शालीनता बना के आपको रखना है, तभी कुछ सीख पाएंगे आप, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं और सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बोलूंगा, आप लिखते चलोगे मेरे साथ, मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले जैसे चलता है वैसे चलाएंगे, आपको बहुत डिफिनेशन बेहतर तरीके से, ताकि सभी बच्चे हमसे अच्छे से सीख पाएं। ओके चलिए, तो आप लिखेंगे छोटे कि 3 मने 3, जैसे हम लिखेंगे वैसे ही आप कॉपी में लिखिएगा। कोण मने कोण, मिति मने माप, अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है, और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ट्री मने 3, गोनो मने कोण, गोनो मने कोण और मीटर मने माप, मीटर मने माप, अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और बहुत ही बेहतर तरीके से कॉपी बनाना है आपको, ठीक है। एकदम बिल्कुल लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जल्दी से पहले इसे नोट कर लीजिए। फिर बहुत सारे डिफिनेशन है, लिखाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बोर्ड पर लिख देता हूं और आपको मैं एक बार समझा दूंगा, मजा आ जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजों को मैं आपको बतलाऊंगा, बस आप संदेह नहीं करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि पता नहीं किसी चीज से देख के पढ़ाते हैं क्या। अरे बहुत जबरदस्त अनुभव है हमारे अंदर, आपको नहीं पता होगा। तो बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं आपको, और बहुत बेहतर कंटेंट देंगे। आप पहले पढ़ के तो देखिए, अगर मजा नहीं आ गया तो फिर बेकार। और ओम साई क्लासेस सीधे बोलता है सभी बच्चों को कि पोथी पत्रा देख के पढ़ाने वाले शिक्षकों से सावधान, ठीक है ना। तो बेहतर तरीके से पढ़िए और पूरा अच्छा मेहनत करिएगा तो आपका अच्छा रिजल्ट होगा। तो आइए जल्दी से पहले से नोट करिए, उसके बाद देखते हैं अगले टॉपिक को।
देखिए इन परिभाषाओं को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझिएगा टॉपिक बाय टॉपिक, तब आपको मजा आएगा। ओके, देखिए इतना लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले आपको लिखा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, एक बार समझिएगा। मैंने तो बोल दिया आपको, एक बार समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आपको आएगा। कहता है कि 2500 ईसा पूर्व त्रिकोणमिति का खोज, है ना, खगोल शास्त्री ब्राह्मीर ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका, एक पुस्तक का नाम है, जिन्होंने कौन लिखे, तो ब्राह्मीर लिखे थे, है ना। तो पंच सिद्धांतिका में त्रिकोणमिति कथन का वर्णन किया गया है। ओके, तो कहा गया कि यह खोज सर्वप्रथम मिस्र और बेबीलोनिया नामक स्थान पे हुआ, जो यूनान में है ना, यूनान में है मिस्र और बेबीलोनिया, जो वहां हुआ। उसके बाद इनका खोज जो है ना, अनेक खगोल शास्त्री ने किया, त्रिकोणमिति का अध्ययन किया। पढ़ना अलग बात है, खोज करना अलग बात है, और पिता उसका बनना अलग बात है ना। तो कहा गया क्या ना कि गैलीलियो, आर्यभट्ट, केपलर जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे आए लोग, और इसके अलावे पाइथागोरस ने भी त्रिकोणमिति का खोज किया। क्लियर। इन्होंने किसी समकोण त्रिभुज में ना केवल भुजाओं के बारे में बता के छोड़ दिया, अर्थात एक संबंध ज्ञात करके छोड़ दिया। कौन, तो पाइथागोरस ने भी त्रिकोणमिति का अध्ययन किया, लेकिन सबसे पहला प्रयास इसलिए हम मानते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ कथन दिया था, बाकी सब लोग सिर्फ ऐसे ही बस एक पढ़ करके छोड़ दिए थे, लेकिन इन्होंने एक कथन बताया। क्या संबंध दिए थे, ध्यान दीजिएगा, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। तो कहा जाता है बुआ कि पाइथागोरस ने त्रिकोणमिति का खोज का प्रयास किया, और इन्होंने केवल किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या बोला, भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया, तो कहा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही त्रिकोणमिति में पूरा क्वेश्चन बनने वाला है आपका। मैंने कहा क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। तो कहता किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी याद रखना क्या चीज, कर्ण का वर्ग और अन्य जो भुजा रहेगा उसके वर्ग का योगफल के बराबर। अर्थात कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो मानो कि इसको न्यूनकोण है हमारा, ये न्यूनकोण मतलब कुछ भी मान लो, थीटा चाहे कुछ भी, तो ये न्यूनकोण के सामने लंब होता है और पड़ा वाला आधार होता है। तो सबसे बड़ी भुजा तीनों में कर्ण होती है। क्लियर। तो जब कर्ण होता है तो कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो फॉर्मूला है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसका नाम होता है हिपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इसलिए डिनोट करते हैं एच से, पी से और बी से। इसलिए हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। याद रखिएगा, लंब और आधार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कर्ण दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि आपको सीखने के लिए ना, ये चैप्टर सीखने के लिए आपको जरूरी है कि ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एक से एक बार नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, इसे आप एक बार नोट कर लें, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे, एक बार वीडियो को रोक के आप कर सकते हैं इसको। क्लियर। तो चलिए एक बार मैं आपको समझा दूं कुछ और बेहतर तरीके से, तब आपको मजा आएगा, ठीक है ना। अभी एक फॉर्मूला लिखे हैं ना आप, अभी आप समझो एक फॉर्मूला लिखे हैं, अर्थात मैं आपको फिर से कर देता हूं, देखिए ध्यान से। मैंने कहा छोटे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी को आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एकदम याद करना है आपको। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला इसी से देखिए निकलेगा, जनरेट होगा कैसे। तो बोलिए इसमें हमको अगर लंब निकालना है तो हम अभी ने बताया कि सबसे बड़ा कर्ण होता, तो कर्ण में आधार घटाएंगे स्क्वायर करके। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा कि लंब का स्क्वायर बताइए, तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण के स्क्वायर में हम आधार का स्क्वायर घटा देंगे। क्लियर है बाबू। उसके वजह से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर, यहां पर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या होता है ना कि इसका जरूरत पड़ेगा तो आपको शॉर्ट वाला लिखना है, ना कि बड़ा वाला लिखना है। आपसे मैं पूछूंगा कि जल्दी से बताइए, अगर मुझे आधार का अगर स्क्वायर निकालना हो, तो आधार का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करिएगा, कर्ण का स्क्वायर, है ना, माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप इसमें बता पाएंगे, इसको लिख दीजिएगा बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यानी कि साफ साफ आप समझ गए होंगे कि कर्ण पूछेगा तो लंब आधार जोड़ देंगे, और अगर आधार पूछेगा तो उसमें कर्ण घटा देंगे, आधार पूछेगा तो उसमें लंब घटा देंगे, और अगर लंब पूछेगा तो हम क्या घटा देंगे, आधार घटाएंगे, और आधार पूछेगा तो लंब घटाएंगे।
ठीक है, ये फॉर्मूला कहेगा कि आप क्यों पढ़े, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तब आइएगा हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का रियल परिभाषा क्या होता है, पहले इसे जानिए, उसके बाद मजा आएगा आपको सारी चीजों को समझने में। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार आप। देखिएगा, मैंने कहा आपको 140 बीसी यानी ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ 140 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने त्रिकोणमिति का दोष रहित खोज किया। इन्होंने किसी समकोण त्रिभुज में कोण तथा भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया। इसलिए त्रिकोणमिति का जनक मतलब पिता हिपार्कस को कहा जाता है। हिपार्कस ठीक लिखा हुआ है ना, हिपार्कस को कहा जाता है। हिपार्कस को कहा जाता है। कुछ शब्द अगर कभी गलती से छूट जाए ना तो आपको मैनेज कर लीजिएगा, मैं क्योंकि बोलता हूँ सही है, कहीं कभी छूट जाता तो अलग बात है, लेकिन छूटा नहीं है कुछ, है ना। हिपार्कस को कहा जाता है, ओके, इसी पिता कहा जाता है। अब आपको रियल में आपको परिभाषाएं याद करनी है कि त्रिकोणमिति का क्या परिभाषा होगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो परिभाषा होगा वो बोलेगा गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में कोणों तथा भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। अगर दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो कहता है क्या चीज, त्रिकोणमिति या कोई परिभाषा पूछे तो आप रियल में ही बोलिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय हुआ। आप पूछेंगे कि किसे कहते हैं त्रिकोणमिति, तो आप बोलिएगा कि तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, वो भी चला गया। आप बोलेंगे मेन चीज कि गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज, त्रिकोणमिति कहा जाता है। जल्दी से इसे अपन नोट करिए, बहुत सारी चीजों को लिखाना पड़ता है ना, टाइम भी आपका बहुत ज्यादा हम कंज्यूम कर लेंगे, दिक्कत हो जाएंगे। चलिए, चाहे अगर आप साथ साथ में लिखते चलेंगे तो मजा आ गया होगा,
आप इतना भी जान जाएंगे कि त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको तो मैं अगला चैप्टर में लिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिएगा तो अच्छी बात है। त्रिकोणमिति का उपयोग, है ना, इसको हाइट एंड डिस्टेंस में जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा जान लीजिए। त्रिकोणमिति का जो उपयोग होता है ना, वो होता है मीनार की ऊंचाई नापने में, मंदिर, भवन, पेड़, खंभा, पोल, नदी, पुल, चौड़ाई, सब ये सब ऊंचाई लंबाई ज्ञात करने में किया जाता है। यहां तक कि इसका उपयोग युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है, और यहां तक कि इसका उपयोग मकान इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी किया जा रहा है आजकल, है ना। तो इस चीज को आप लिख सकते हो, भी मैं बोलूंगा तो भी आप लिख सकते थे, लेकिन लिख लीजिए। इसका उपयोग मंदिर, मीनार, भवन, खंभा, स्तंभ, चिमनी इत्यादि की लंबाई, इत्यादि की ऊंचाई बोल सकते हो, इत्यादि की ऊंचाई, कॉमा, नदी की चौड़ाई, गहराई, नदी की चौड़ाई, गहराई इत्यादि ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है। ओके, यहां तक कि आजकल इसका उपयोग युद्ध क्षेत्रों या इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी हो रहा है। है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमिति का खोज का उपयोग क्या है भाई साहब, तो जानेंगे कि त्रिकोणमिति का कुछ उपयोग भी है। तो उसका उपयोग यही है कि खंभा, मीनार, भवन, लेकिन इसको आपको नहीं समझ में आएगा, पता है क्यों? ये अगला चैप्टर में पढ़ना है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस में। लेकिन जान तो गए ना कि त्रिकोणमिति पढ़ना कितना जरूरी है। जब तक 8वां चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा, 9वां चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए बहुत दमदार चैप्टर है, मन से पढ़िए। अगर एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे ना प्रभु, मैं वादा करता हूं कि आपका 40 नंबर त्रिकोणमिति या 35 नंबर आपका एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ के बढ़िया से होने वाला है। तो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? मन से पढ़िए, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे। आपके साथ हैं इसका मतलब कि देखिए, आपको भी थोड़ा सा हेल्प करना होगा। बहुत सारे बच्चे कम जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा एक बार वीडियो को शेयर कर दिए ताकि लोगों को भी सीखने का मौका मिले। जब ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमको लगे नहीं, कोई भरोसा करके हमसे जुड़ा है, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए। इस बात को जानिए। तो यही गुरु दक्षिणा है आपके लिए। अब बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं होता दोस्त, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में यही करिए कि मास्टर साहब को पूरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। जो इसी से नोट कर लिए होंगे, आप समझ भी गए होंगे, मेरे साथ साथ भी लिख लिए होंगे, है ना। चलिए, तो बहुत मन लगेगा आपको पढ़ने में, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह है, कोई अकबकाहट नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। आराम से पढ़िए, मन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला टॉपिक हम लोग का है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, या अनुपात भी कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो,
त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, जरा इसे हम समझेंगे, बढ़िया से सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सीखिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वीवीआई भी कह सकते हैं इसको, और परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन इसी से क्वेश्चन सारे बनेंगे, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे ना क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं जिसे 6 तरह से अनुपात किया जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, तो आइए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय, भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी सम को एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, है ना। किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं जिसे 6 तरह से अनुपात किया जाता है, 6 तरह से अनुपात किया जाता है, 6 तरह से अनुपात किया जाता है, ठीक है। तो वो 6 तरह कौन कौन सा है, उस चीजों को समझिएगा ध्यान से, उसके बाद आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज में ए बी सी, तो यहां पर हम जानते हैं कि ये एच होता है, ये बी होता है, और ये क्या होता है? पी होता है। इससे कोई मतलब नहीं, पहले आपको समझना है, ये जानते हैं आप बढ़िया से, है ना। तो यही 6 तरह से कौन कौन सा होता है, पर एक बार लिख देता हूं। अभी आपको लिखना है, याद नहीं करना है, अभी आपको लिख दिए सजा करके, ठीक है। तो 6 तरह से यही होता है। साइन, अगर थीटा लगा हुआ रहेगा तो थीटा हो जाएंगे। अभी चुपचाप देखना है कि हाँ 6 तरह से क्या क्या होता है, सिर्फ आपको देखना है, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा होता है, और साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं P/H। अभी लिख दिया हूं, क्या है नहीं तो छोड़ दीजिए आप, अभी लिखिएगा कॉपी में सजा करके। दूसरा होता है कॉस थीटा, इसको बोलते हैं B/H, सिर्फ लिखो चुपचाप, है ना। तीसरा टैन थीटा, बोलते हैं P/B। ये 3 तरह से हुआ, इसी का ना भुजा है। जैसे P/B लिख रहे हैं तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना कि भुजा का अनुपात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे हो रहा है छोड़िए उसको, पहले अभी लिखिए चुपचाप। एक होता है कॉसेक थीटा, इसको बोलते हैं H/P। एक होता है कॉस के बाद सेक थीटा, बराबर होता है H/B, और होता है कॉट थीटा, बराबर होता है B/P। देखिए हम आपको थोड़ा सा नहीं समझाएं तो आपको लगने लगा पता नहीं क्या है, इसे आप लिखिए, आप देखिए थोड़ा डिटेल से समझाते हैं, आपको याद करना है। अभी आपको इतना नहीं याद रहेगा तो फिर पढ़ना आपका बेकार होगा। तो पहले आइए मेरे साथ, ध्यान से सुनना होगा, पहले इसे जल्दी से नोट करिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, पहले पूरा एक बार बढ़िया से समझिए। ये तो आप लिख लिए ना, कोई बात नहीं, एक ही फार्मूला को अगर 10 बार लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए सीखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समझना सब लोग बढ़िया से हुआ, ठीक है ना। ये मेरे पास समकोण त्रिभुज है, पहले एक बार समझिएगा ध्यान से, तभी बातें समझ में आएगी। अपने अभी हर बात को लिखा, लिखने के बाद कुछ बातों को समझिए, तभी जाकर के मजा आएगा। उसके बाद लगेगा कह रही कुछ सही में पढ़े बढ़िया चीज, है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या मैं बता रहा हूं, जितना भी स्टार बताऊंगा पहले समझ लो। मैंने कहा कि कुछ त्रिकोणमितीय संकेत या प्रतीक, जैसे इसको बोलते हैं बाबू थीटा, ज्यादा नहीं है, बस 3-4 पढ़िए, ज्यादा नहीं। इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा,
इसको बोलते हैं गामा। हाँ, बाई की तरह लगता है बाई, लेकिन होता नहीं है ना। ये होता है गामा। फिर होता है साई, और ये होता है फाई। ये होता है लेमडा, लेमडा। आई ये होता है डेल्टा, डेल्टा। इसका मतलब आपको समझना, ये संकेत है, चिन्ह है, यानी कि आपको तो थीटा का ही इस्तेमाल होगा हमेशा। लेकिन अगर इसके जगह पर अल्फा बीटा साई फाई अगर कुछ भी आ जाए तो डरना नहीं है बिल्कुल आपको। ये पहला पॉइंट हुआ। अगले पॉइंट को देखिएगा ध्यान से, है ना, कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, और कॉट संक्षिप्त रूप है, माने संक्षेप में लिखा गया है इसे, है ना, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। इस पहले पूरा बात को समझिए बिल्कुल। आपको जब तक मजा नहीं आया, एनर्जी ना मिले, फिर पढ़ना बेकार है आपको। मैंने कहा साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट एक संक्षिप्त रूप है। ध्यान देना बढ़िया से। मैंने कहा बाबू साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट बोलने के लिए सीखो। मेरे वीडियो को 2-3 बार पीछे करके सुनना बराबर। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसे जानते हो, इसे पहले लिखा जाता था SINE साइन, लेकिन इसे बाद में फिर शॉर्ट किया गया तो हो गया साइन। इसे लिखा जाता था कोसाइन, कोसाइन जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में कॉस। इसे बोलते थे बड़ा करके बउआ टैंजेंट, टैंजेंट शॉर्ट में बोलते हैं बाबू टैन। ऐसा इसलिए कि गणितज्ञों ने सोचा कि इतना बड़ा बड़ा में क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे छोटा करने का प्रयास किया। ठीक है, अब जरा सा समझिएगा थोड़ा सा और। साइन कॉस हो गया, कॉसेक कोसाइन, है ना, लिखा हो कॉसेक को लिख दिया कोसाइन। कॉसेकेंट होता है COSECANT, कॉसेकेंट को लिखते हैं हम लोग कॉसेक, और सेक को लिखते हैं हम लोग SECANT सेकेंड। इसको शॉर्ट में SEC लिखते हैं। बाबू तुम भी याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है ना। अगला है कॉट, तो COTANG कॉटेंजेंट, सेकेंड कॉटन GENT कॉटेंजेंट होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कॉट बोलते हैं। इसे हम लोग हिंदी में जया कहते हैं, को जया कहते हैं, स्पर्श जया कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं जया, को जया, स्पर्श जया। लिखना तो लिख लीजिएगा, जया ऐसे करके बाबू। ये होता है जया, को जया, स्पर्श जया। यहां होता है जया का व्युत्क्रम, ये होता है को जया का व्युत्क्रम, ये होता है स्पर्श जया का व्युत्क्रम। उल्टा होता है। यानी याद रखेंगे आज के बाद ये भी कि संक्षेप में कैसे लिखा गया। तो कोई लोग तो नहीं बताएंगे आपको, जो जो बताते हैं उनको 3 बार प्रणाम करना है, और नहीं बताते हैं तो कोई बात नहीं। फिर भी तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तो फिर कैसे अनुपात करेंगे, साइन बटा कॉस टैन बटा, बस बिल्कुल उसको समझने के लिए हम लोग को इतनी बातों को तो जरूरत पड़ेगा ही, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इसे आप लिख लीजिए सुंदर से, 1 बार 2 बार कॉपी में लिखिएगा तो और मजा आ जाएगा। देखिए अगले टॉपिक को और समझिएगा। अरे आपको लगेगा ऐसा कि ट्यूशन में भी तो ऐसा पढ़ाई नहीं होता जितना प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप जुड़ो, एनर्जी एकदम दबा के एकदम शेयर करो, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करो। जब तक ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा कि विश्वास किया है कोई हमसे पढ़ने का, तो क्यों नहीं उसे पढ़ाएंगे, और मुफ्त में पढ़ाएंगे। चलिए अगला नोट है एकदम बहुत जबरदस्त, कि साइन थीटा का अर्थ साइन थीटा साइन गुने थीटा नहीं होता है। याद रखेंगे, कभी कोई कह देगा कि साइन थीटा का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे साइन गुने थीटा नहीं होता है। मतलब साइन गुने थीटा नहीं, मतलब वो जो थीटा लगा हुआ ना एक संकेत है, एक सिंबल है। वहां साइन ए, साइन बी, साइन सी, कॉट ए, कॉट बी, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रह सकता है दोस्त। तो ये पहला आपको याद रहना पड़ेगा कि साइन थीटा का अर्थ जो होता है ना, वो साइन गुने थीटा नहीं होता है। दूसरा,
साइन स्क्वायर थीटा, इसे देखिए साइन थीटा का अर्थ, साइन स्क्वायर थीटा का अर्थ, कोई कुछ लोग करते हैं ऐसा कि साइन स्क्वायर गुने थीटा स्क्वायर, नहीं होता है। अब बताता हूं क्यों नहीं होता है। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए गुने बी पर पावर एम, तो ए पर पावर एम गुने बी पर पावर एम, है ना। तो वही वाला बात यहां पर लगा हुआ है कि आप साइन पर पावर स्क्वायर, हाँ थीटा पर भी स्क्वायर लगाएंगे, कब? जब गुना में रहेगा तब ना। तो ये तो कह ही रहा है कि गुना में नहीं होता है, तो जबरदस्ती दे दीजिएगा आप, बिल्कुल नहीं। तब मतलब सर, तब मतलब यही है कि साइन थीटा का स्क्वायर का अर्थ साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब आज हम समझ गए हैं कि अगर हमें स्क्वायर लगाना हो तो केवल साइन पर लगाएंगे, कॉस पर लगाएंगे, थीटा पर या उसके साथ जो भी संकेत रहेगा उस पर कभी लगाने का प्रयास नहीं करना है। तो बोलो, ये 3 नोट आपके लिए बहुत जरूरी था कि नहीं था? तो आज आपको बात समझ में आ गया होगा कि थीटा पर स्क्वायर कभी नहीं देंगे। थीटा गुना होता ही नहीं है, थीटा गुना में रहेगा तो ना होगा, गुना में रहता ही नहीं है। तो चलिए, साइन स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर का अर्थ ही होता है, लिख लीजिए जल्दी से इसको। चलिए अब आइए हमारे साथ और देखिए एक बात और, अगला पॉइंट, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम समझिएगा थोड़ा सा, 1 नंबर भी याद रखना, इनवर्स मतलब उल्टा। उल्टा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हमने पढ़ाया आपको दोस्त कि साइन और थीटा हो सकता है, थीटा के जगह पर ए बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी रह सकता है। दूसरा देखिएगा, साइन के बाद कॉस थीटा, तीसरा में बाबू टेन थीटा। अब कैसे आया ये बताइए दिए आपको हम, तो जरा समझिएगा। जानते हो, याद करना एक बात ये भी है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट तो हमने पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जो लड़का इतना याद कर लेगा ना, मैं वादा करता हूं कि आपको एक एक टॉपिक आपको मजे मजे में रह जाएंगे आप। तो जल्दी बोलिए, साइन का उल्टा जानते हो क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। अभी नाम भी सुने होंगे आप, आपको याद भी करवाए हैं। और कॉस थीटा का उल्टा पता है क्या होता है? सेक थीटा होता है। और पता है आपको टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो आज आप याद करो, अभी तुरंत याद करना है आपको कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टैन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप याद करिएगा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, और जल्दी से याद करना बेहद आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि बताता हूं, अभी तुरंत पता चलेगा, इसे लिखिए जल्दी से। इसे आप एक बार नोट करेंगे, और पढ़ने आना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके 10 बार देखिए। चलिए, इतना अच्छा आपके पास प्लेटफॉर्म मिला है, पढ़िए मन से, दबा के पढ़िए, और आपको जैसे तैसे वीडियो बहुत जगह मिल जाएंगे दोस्त, लेकिन सीरियल ढंग से पढ़ाने वाला ओम साइन क्लासेज आपके साथ है। चलिए देखिए, अब आ जाइए मेन पॉइंट पे। अभी जो हम लोग कहे थे कि चुपचाप लिख लो, बाद में समझाएंगे, तो आइए इस पे। इसको कहते हैं बाबू 90 डिग्री यहां होता है। ये मान लो कि थीटा है, तो न्यूनकोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग सूचित करते हैं पी से। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और बड़ी होती है, हाइपोटेनस होता है, इसलिए एच होता है। आधार हमेशा नीचे रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, ये न्यूनकोण पर निर्भर करता है, आधार बी हो जाएगा। क्लियर? अब बताता हूं 6 तरह से भुजाएं अनुपात हम सिखाए थे, तो आप याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, देखिएगा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसी को हम बोल सकते हैं P बटा एच, तब बोलेंगे P बटा एच
मैं बोला दूसरा नंबर में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का मतलब बी बटा एच। फिर मैंने आपको कहा हुआ टैन थीटा, और टैन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो हो जाएगा यहां पर लंब बटे आधार। ठीक है, इसको बोलेंगे पी बटा बी। तो याद रखिएगा, एक बार ध्यान सुनना है आपको, है ना, कि पी बटा बी याद रखेंगे। तो अब देखिए 3 आपको याद कर लीजिए बाबू, 3 याद कर लीजिए। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसको आप याद कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। कैसे याद करिएगा, 10 बार तो लिखिए तो अभी कॉपी में, अभी पीछे कॉपी पलटिए और 10 बार लिखिए पहले एक बार। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। देखो नहीं लिखते हो, लिखो जल्दी से। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, है ना। उसके बाद आपको बताया मैंने क्या, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और मैंने ये भी बताया आपको कि कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और मैंने आपको ये भी बताया कि टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो दोस्त जब जान रहे हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसका मनमो तो उलट जाएगा। तो बोलेंगे कर्ण बटा लंब बराबर हो जाएगा एच बटा पी। और यहां पर देखिए कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है, तो उलट के चल जाएगा बाबू कर्ण बटा आधार, यानी कि एच बटा बी। अब देखिए कॉट, टैन के उल्टा कॉट होता है, तो लंब बटा आधार, तो यहां हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। इसका मतलब बी बटा पी हो जाएगा। तो आपको ये नहीं याद करना है, ये तो तुमको फ्री में मिलेगा, है ना, ये आपको फ्री में मिलेगा। 2000 के साड़ी पर एगो 5 रुपया वाला बिस्कुट फ्री, है ना, तो वही वाला है। मेहनत इस पे करिए, इसको फ्री में पाइए। तो कैसे होगा ध्यान देना है आपको, फ्री वाला चीज नहीं देखिए, अभी इधर देखिए। तो साइन कॉस टैन इतना याद करो, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, और टैन थीटा पी बटा बी। इसको याद करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले, लाल बट्टे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत सारा फॉर्मूला है। मैं आपको याद कराऊंगा अगले क्लास में, लेकिन जल्दी से पहले एक बार बोल देंगे मेरे साथ कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो बोलेंगे कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता था, सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता था, कॉट थीटा। साइन का उल्टा होता है वो कॉसेक, इसीलिए पी बटा एच का हो जाएगा एच बटा पी। मैं बोलूंगा आधार का होता है बी बटा एच, इसलिए कॉस सेक का हो जाएगा एच बटा बी। टैन का होगा पी बटा बी, तो कॉट का हो जाएगा बी बटा पी। तो बउआ आप इसको याद कर लो। हम पूछेंगे सेक थीटा का क्या होता है फार्मूला, तो सेक थीटा कॉस के उल्टा होता है, और कॉस के होता है बी बटा एच, तो इसका हो जाएगा एच बटा बी। मैं बोलूंगा आपसे कि टैन थीटा का क्या होता है, टैन थीटा तो पढ़वे किए, पी बटा बी। मैं बोलूंगा कॉसेक थीटा का क्या होता है, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन का होता है पी बटा एच, तो इसका हो जाएगा उलट के एच बटा पी। इसको नहीं याद कीजिए तो कल वीडियो मत देखना, इसको याद करके ही देखना, समझे, तभी बातें समझ में आपको आएगी। तो फिर हम लोग आगे और ले चलेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। जब तक हम लोग पूरा एकदम अच्छे तरीके से तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक बार देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वह इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है लोगों के पास। वीडियो अपलोड कर दिए लेकिन आपको पता ही नहीं चला, तो इसलिए बेल आइकन बटन को दबाना बहुत जरूरी है। और आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेहनत करते हैं आपके लिए। इतना देरी में मैं ऑफलाइन क्लास में अगर 1 घंटा का बैच लेता तो पैसे के पैसे हो जाते, है ना, बहुत पैसे हो जाते। लेकिन बताओ इतना चीज़ छोड़ करके आपके समक्ष आए हैं तो कुछ तो चाहिए। तो कुछ चाहिए क्या, तो बस लोगों को जोड़िए। लोग जब जुड़ेंगे तो मन से हम पढ़ाएंगे और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, आपको और पढ़ने में मजा आएगा। ये तो अभी 1 चैप्टर है, पूरे 15 चैप्टर को धुआं धुआं करना है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।